सभी लोगों को नमस्कार। तो आज हम देखेंगे 1935, 1935, 1999 साइमन कमीशन और इससे निकलने वाले प्रीलिम्स और मेंस के बहुत सारे सवाल। ऐसे सवाल जो अधिकतर यूट्यूब क्लास में जो आप बैकग्राउंड की क्लासें करते हैं उसमें कराए ही नहीं जाते। बहुत ही ऊपर ऊपर से आपको पाठ पढ़ा दिया जाता है, आप समझते हैं कि हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया। नहीं, जब आप स्टेट पीसीएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डीप में है पढ़ाई। और उस डीप तैयारी को करने के लिए आपको प्रीलिम्स भी आना चाहिए, मेंस भी आना चाहिए, एमसीक्यू स्टैंडर्ड लेवल के आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस क्लास में हम वो कराएंगे। पूरा का पूरा बैच अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स के साथ, बाकी सारी चीजों के साथ, तो पूरा का पूरा प्रीलिम्स और मेंस का बैच अवेलेबल है हमारे ऐप पर। वहां पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं, जहां 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको इस बैच के साथ मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और मैं डायरेक्टर हूं रजनीश आईएएस एकेडमी का। मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है दिल्ली में पढ़ाने का। हम लोग कोर आईएएस अन एकेडमी और बहुत सारे संस्थान हैं जिसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन हमने पढ़ाया है। और ये आपका मौका है कि आपको जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, ये कोर्स और भी बहुत सारे कोर्स करने हैं। तो आप आइए, एक दमदार तैयारी कीजिए। हमारा एक्सपीरियंस 9 ईयर से ज्यादा का है और एक एडवांस लेवल पर हम तैयारी कराते हैं। बहुत सारे रैंक्स हमारे यहां से निकले हुए हैं, आपका भी निकलेगा। ये कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं जो हमसे पढ़े हैं, आप इनको देख सकते हैं। कईयों ने मीन्स निकाला है, इंटरव्यू निकाला है। हम अन अकेडमी पर टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट में रहे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और संस्थान हैं जिनके लिए हमने पढ़ा है। तो आज हम तीसरे चैप्टर पर हैं। पहले की 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और आज हम अपनी तीसरी क्लास कर रहे हैं। हम लोगों ने 1919 के एक्ट तक कल कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, 1935 का एक्ट देखने की कोशिश करेंगे, है ना। 1919 एक्ट में हमने क्या देखा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी थी। आज हम 1935 की तरफ चलेंगे और इससे निकलने वाले प्रीलिम्स और मेंस के बहुत सारे सवाल आपके हो जाएंगे। मतलब 1935 पर जो सवाल आता है, कई बार पूछा गया है 1935 पर सवाल। 1919 पर कई बार इसकी कमियों पर सवाल पूछा गया है, मेंस में सवाल पूछा गया है। वो आप बनाने की स्थिति में रहेंगे। तो ज्वाइन कीजिए इस बैच को, जहां आपको नोट्स मिलेंगे, 500 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। तो कल हमने 1919 का एक्ट देख लिया था, है ना, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसकी कमियां भी हमने देख ली थी। इसकी कमियां क्या थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1919 एक्ट की बहुत सारी कमियां थी। उसी से आज हम साइमन कमीशन से अपनी बात को चालू करेंगे कि 1999 के बाद ऐसा क्या हुआ कि भारत में विद्रोह हो गया। तो 1919 एक्ट के बाद भारत में साइमन कमीशन आया। इसने बोला था हम भारत को और आगे बढ़ाएंगे। अब साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन के ऊपर प्रीलिम्स और मेंस का सवाल निकलता है। ये बोल रहे थे भारत में, हम कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जहां पर मंत्री भी हो, मिनिस्टर्स भी हो और क्या हो, पार्लियामेंट भी हो। और ये सारे का सारा क्या हो, सारे का सारा इंडियन होना चाहिए। भारत की सरकार, अंग्रेज लोग सरकार नहीं चलाएंगे, भारत की सरकार, इसी को रिस्पॉन्सिबल सरकार कहा जाता है। तो 1921 का जो एक्ट आया वो फेल हो गया लगभग। किसी ने भी इंडिया में भी इस एक्ट को स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने बोला अच्छा,
हम आपको और भी ज्यादा सुविधा देंगे, वी विल प्रोवाइड यू मोर फैसिलिटीज। आप चाहते हैं कि आपको और फैसिलिटी मिले, तो यस, आप चिंता मत कीजिए भारतीयों, हम आपको और भी ज्यादा सुविधाएं देने वाले हैं। और उसी सुविधा देने के लिए 1919 में ही लिखा था कि भाई 10 साल के बाद हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ही, मात्र और मात्र 10 साल पूर्व होने से पहले ही, एक साइमन कमीशन कि भारत में कैसी स्थिति चल रही है वो आया और आगे का उसने विकास क्रम को समझाया कि आगे कैसे विकास होना है। तो साइमन कमीशन, गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन, भारत में जो कि हमें स्वतंत्र दो, हमें स्वशासन दो, सेल्फ रूल दो, उसको देना कहां तक सही है और कहां तक भारतीय लोग, इंडियंस, सेंटर में भी आए, और कहां जो ये प्रिंसली स्टेट है यहां पर भी जनता चुने, इसको देखने के लिए आया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो साइमन कमीशन था इसमें सारे अंग्रेज थे और ये एक रिपोर्ट बनाकर देना चाहते थे। अब बताओ, कोई व्यक्ति उस जगह का है ही नहीं, विदेश से आया, उसे भारत के बारे में क्या पता है। और उन्होंने अपने कमीशन में क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसने अपने यहां किसी इंडियंस को भी नहीं लिया कि चलो हमें घुमाओ फिराओ कुछ बताओ इंडिया के बारे में, खुद ही घूमने फिरने लग गए। इसीलिए साइमन का विरोध हुआ, साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन, गो बैक, तुम्हें इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता और तुम यहां के परिस्थिति का पता लगाकर रिपोर्ट दोगे और उसके ऊपर हमारा अगला एक्ट आएगा। द आंसर वॉज नो, तुम वापस जाओ, वापस जाओ, इंडियंस को शामिल करो। तो इन नवंबर 1927, 2 इयर्स बिफोर शेड्यूल, एक्चुअल में आना था 1929 में, 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेज दिया। 7 मेंबर कमेटी यहां पर आई और उसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। और उन्हें बहुत सारी चीजों के बारे में बताना था, एजुकेशन के बारे में भी बताना था, गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी बताना था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बताना था, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज रहती हैं उनके बारे में भी बताना था कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे। हिंदुओं के अलावा जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन है, हिंदी के अलावा जितनी भी लैंग्वेज है वो माइनॉरिटी लैंग्वेज कहलाती है। इतनी बात आपको क्या रखनी है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो वो भारत में घूमने फिरे, हमने रिपोर्ट बनाई, हमने क्या किया, इंडिया में इसका बायकॉट किया, बायकॉट किया, हाँ। और हमने एक अपना कमीशन बनाया इंडियंस का, जिसको कहते हैं नेहरू, नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी कि ये साइमन कमीशन को छोड़ो, हम बताते हैं कि हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत है। ये नेहरू जी कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के फादर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई भारत को कॉन्स्टिट्यूशन दो, एक पर्टिकुलर हमारा देश चलेगा। भारत को क्या दो आप, भारत को आप स्टेटस दे दो, भारत में क्या दो, भारत में लोगों को मौलिक अधिकार दे दो, तुम जब चाहे क्या करते हो, हटा देते हो। तो मोतीलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की। किसकी बात की, डोमिनियन स्टेटस की बात की। और उन्होंने बोला कि भाई भारत को आप लैंग्वेज के आधार पर बांटना चालू करो, ये नहीं आपने जो मर्जी आप काम कर रहे हो। उसके बाद आप
हमको फंडामेंटल राइट दीजिए और अब आप बाहर हमारे को पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दीजिए कि हमारा ही मंत्री हो और हमारा ही सब चीज हो। तो यह डिमांड नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट में कर दी। खैर, इनकी रिपोर्ट को कौन मानता, ये तो भारत की इंटरनल रिपोर्ट थी। इन्होंने बोला सेंटर के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी क्या कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो भारतीयों के द्वारा चुनी जाए और भारतीय ही उसकी टेक केयर करे। अब ये डिमांड नहीं मानी गई, उसने अपनी रिपोर्ट रखी और जिसमें उसने क्या कहा कि हम ये डायरार्की को हटाएंगे और पूरे भारत को एक करेंगे। ये कैसे हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा। इन्होंने कुछ इलाके जीते हुए थे, जैसे सिंध जीता हुआ था, ये बलूचिस्तान जीता हुआ था, ये ये देख सकते हैं, ये रेड में जितने भी इलाके हैं, ये रेड वाला पार्ट, ये ब्रिटेन ने जीत रखा था। बीच बीच में आपको क्या ऐसे स्टेट दिखाई दे रहे होंगे जहां राजाओं का राज था। यहां हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया, यहां पर राजाएं थे। राजा को क्या कहते थे, प्रिंसली स्टेट। प्रिंस हिंदी में क्या कहते हैं, राजसी रियासतें। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राजती रियासतें। अब ये बोल रहे थे 1857 के बाद क्या था, पहले तो इन्होंने राजाओं को हराना चालू कर दिया था, लेकिन 1957 के बाद इन्होंने जो राजा जहां रह गए थे इनको बोला तुम अपना राज करते रहो, हमने तो काफी एरिया जीत लिया, हम इसको देखेंगे। तो ये लोग राजाओं के साथ मिले हुए थे, तो राजा अपने यहाँ ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस खुद ही राज कर रहे थे, स्वतंत्र थे रजवाड़े। तो इन्होंने बोला हम पूरे भारत को एक करेंगे और एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जहां प्रिंसली स्टेट अलग नहीं होंगे और हमारे ब्रिटेन वाले लोग अलग नहीं होंगे, बल्कि हम एक ही तरह की एक्टिविटी को बनाएंगे। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई। यानी पूरे भारत को क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इट कंटिन्यूज द प्रपोजल ऑफ द कमीशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिवाइड ये ऑल इंडिया लेवल का हम बनाएं, जहां पे ये जो रजवाड़े हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये भी जुड़ जाएं। तो इसने अपना रिपोर्ट दे दी और बोला पूरे भारत को एक करो, और बोला सबको आप बुलाओ, कहां, इंग्लैंड बुलाओ सब लोगों पर, और जो अगला एक्ट लेकर आओ ब्रिटेन में बुलाओ, और जो अगला एक्ट लेकर आओ उसमें ऐसा लेकर एक्ट लेकर आओ जो पूरे भारत को एक करे। ठीक है, अब भारत में क्या हुआ बेटा, साइमन कमीशन के आधार पर ही अगला एक्ट आया, यानी अगला सुधार आया, जिसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन्होंने पूरा एकदम क्या क्या सुधार होने चाहिए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए क्या बनाया, संवैधानिक सुधारों के लिए एक कमीशन बना दिया, और कमीशन इन्होंने रिफॉर्म किया, और फिर उसी के आधार पर भारत में 1935 का एक्ट बना। यह एक्ट क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह एक्ट बनने से पहले जो साइमन कमीशन ने बोला था, उसने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, उसकी रिपोर्ट पर डिस्कशन के लिए वहां के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या था, रामसे मैकडॉनल्ड, इन्होंने कहा सारी पार्टियां आ जाइए, हिंदुस्तान में जो भी हैं, राजसी रियासतें हैं, कांग्रेस है या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सब आओ, हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके एक एक्ट लेकर आएंगे।
तो वहां पर क्या हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, 3 बार ये मिले और डिस्कस किया कि भारत को क्या चाहिए। खैर ये कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो रामसे मैकडोनल्ड जो कि पीएम थे वहां के, इसमें इसको पूरे इस एक्ट को बना, कैसे बनेगा, कैसे भारत आगे चलेगा, इन्होंने बोला। तो एक्ट एक्चुअली में 1935 का जो एक्ट है एक्चुअल में फेल कर गया। क्या कर गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इट वॉज अ फेलियर। वाई इट इज अ फेलियर? इसके अंदर क्या प्रोविजन इन्होंने लाए थे? इन्होंने प्रोविजन लाए थे कि भैया ये जो सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम है, ये पीएम्स का सवाल है, ध्यान से सुनना, यहां पर सवाल आएगा। सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम क्या होता है? सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक जगह पर सिर्फ मुसलमान ही खड़ा और मुसलमान ही उसको वोट देगा, कोई और उसको वोट नहीं दे सकता। यानी भारत को तोड़ने की साजिश, ये बोल के कि ये मुसलमानों की संख्या कम है तो इनका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो ये माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कौन होता है? जिसकी संख्या कम है, ये अच्छा महसूस करेगी। इसी भारत, आगे जाके भारत कल भी हमने देखा था, इसी नाम पर क्या होगा? डिवाइड। यही उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था कि अब सिख ही खड़ा होगा और सिख ही उसको वोट देगा, क्रिश्चियन ही खड़ा होगा, क्रिश्चियन ही उसको वोट देगा, एंग्लो इंडियन ही खड़ा होगा और एंग्लो इंडियन ही उसको वोट देगा, यूरोपियन ही खड़ा और यूरोपियन ही उसको वोट देगा। तो इन्होंने भारत को और तोड़ने की कोशिश की 1935 में। ये कैसा है बेटा? ये भारत को डिवाइड करने का क्या बना रहे हैं? एक्ट बना रहे हैं। दिस एक्ट वॉज काइंड ऑफ अ डिवीजन ऑफ इंडिया, कहने के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन बना रहे हैं। और पहले मुसलमानों को और मुसलमानों के बाद सिखों को, क्रिश्चियनों को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपियन को भी अलग से व्यवस्था देंगे। और जो डिप्रेस्ड क्लास है उसके लिए भी बोला गया है। डिप्रेस्ड क्लास कौन सी होती है? डिप्रेस्ड का क्लास का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। अब ये शेड्यूल कास्ट क्या होती है, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। ये शेड्यूल कास्ट के नुमाइंदे थे, अंबेडकर वॉज दी रिप्रेजेंटेटिव। तो ये शेड्यूल कास्ट क्या होती है? शेड्यूल कास्ट वो कास्ट होती है, शेड्यूल कास्ट जिसको कहा गया, जिनका जिनका सोशल एक्सक्लूजन हुआ, जिनको बोला गया तुम वेद नहीं पढ़ोगे, तुम गांव के बाहर रहोगे, अनुसूचित जनजाति, तुम क्या कहते हैं, तुम्हारी जमीन नहीं होगी, तुम अपवित्र हो, तुमको मोक्ष का अधिकार नहीं होगा, तुम हमारा हाथ टच करोगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, जिनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं मिला। यानी ऐसे लोग जिनका क्या हुआ है? सामाजिक बहिष्कार, सोशल एक्सक्लूजन। ना उनके पास पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना वो क्या करते हैं, एमपी एमएलए के रूप में खड़े हो पाते हैं क्योंकि पैसा ही नहीं। और ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि इन्हीं की देन है आज रिजर्वेशन भी है, नौकरी में भी रिजर्वेशन है, लॉ मेकिंग बॉडीज में भी रिजर्वेशन है, बहुत सारा रिजर्वेशन मिला है इनको। आज इनकी स्थिति बढ़िया हो गई है। गांव में जो गांव के बाहर रहते थे, छोटा मोटा काम करते थे, जिन पे अपनी जमीन नहीं थी, थैंक्स टू दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उनकी फिर एमपी एमएलए में लगी। अब एक आदमी जिसको किसकी जिसकी परछाई से भी आदमी बुरा मान रहा है, उसको वो एमपी और एमएलए बन जाएगा, उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो कैसा रहेगा? बहुत ही सुंदर रहेगा। यस या नो? बहुत ही सुंदर रहेगा। पहली बार यहीं पर उसकी बात हुई कि क्या किया गया, उसको
अलग से रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई। और रिप्रेजेंटेशन क्या था? वही लोग खड़े होंगे, वही लोग खड़े होंगे, शेड्यूल कास्ट का बंदा ही खड़ा होगा और वही वोट डालेंगे। अब गांधी जी ने इस चाल को समझ लिया कि पहले आपने मुसलमानों को खड़ा किया, अब हिंदुओं को भी बांटना चाहते हो। अगर वो लोग अलग होंगे, एससी वाले और एसटी वाले ही केवल उनको वोट डालेंगे, तो फिर ये तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा, भारत के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात ठीक है, उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ है, लेकिन हम सब लोग उनको वोट देंगे। उनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। सेपरेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरल, कि वही लोग उनको वोट देंगे और केवल वही लोग खड़े हो पाएंगे। तो शेड्यूल कास्ट ही वोट देगा, शेड्यूल कास्ट ही उस सीट पे खड़ा होगा। बोला नहीं, हमको चाहिए ज्वाइंट सिस्टम, ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम, की एससी के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए और वोट सब दें। उस इलाके में कोई भी कास्ट है, कोई भी क्लास है, सब वोट देंगे। इस वाले सिस्टम को क्या कहा जाता है बेटा? इस वाले सिस्टम को कहा जाता है ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम। बोला यही रहने दो जैसा चले आ रहा है, इसी के अंदर हम कुछ सीटें क्या कर देंगे, इनके लिए रिजर्व कर देंगे। और इस तरह से भारत में रिजर्वेशन आया। अब अंबेडकर और इसके बीच में विवाद है, गांधी के बीच में। अंबेडकर मानते थे कि कास्ट बुरी होती है, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब तक कास्टें रहेंगी लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हिंदू लोग जिनको कास्ट सिस्टम के बड़े वर्ग, उच्च वर्ग फायदा हो रहा है, वो कभी भी लोअर वर्ग को, जिनको अनटचेबल कहते हैं, छूने से भी मना करते हैं, उनको कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसके लिए कानून लाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, उनकी स्थिति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। गांधी गांधी क्या मानते थे कि भाई काम कोई भी हो सकता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और हम सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, इसके लिए कानून की जरूरत नहीं है। जो उच्च वर्ग है, जो उच्च कास्ट है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो भी मेरे भाई हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो, हाँ, चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। तभी कानूनों से नहीं बनता है समाज, हृदय परिवर्तन से बनता है। और इसी के लिए उन्होंने एक समझो एक अनशन चालू कर दिया कि भाई ये जो आप राम से मैकडोनल्ड ने कहा है कि अलग से देंगे, नहीं, हम अलग से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम उनको नहीं देंगे, बल्कि क्या दे देंगे, हम रिजर्वेशन दे देंगे। और वो जेल में बंद थे, यरवड़ा पूना में एक जेल है, वहां पे उन्होंने, ये सवाल यूपीएससी में पूछा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उन्होंने फास्ट रखा और फिर आखिरी में जाके एक पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में, जिसको पूना समझौता, पूना पैक्ट कहा जाता है, यरवड़ा जेल में, जिसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस के आए, मदन मोहन मालवीय भी आए, और उन्होंने इस सिस्टम को खत्म कराकर, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को खत्म कराकर किसकी बात की? जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम की बात की, और उसी में रिजर्वेशन की बात की। इसको क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। इस वर्ड को आप याद रखना। मैंने आपको बता दिया सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्या हुआ? देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। द एग्रीमेंट वॉज नोन एज पूना पैक्ट। इट रिटेन हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम। सेपरेट में क्या होता है? एससी ही एमपी के रूप में खड़ा होगा, एमएलए के रूप में खड़ा होगा, एससी ही केवल उसको वोट दे जाएगा पाएगा, अदर नहीं दे पाएंगे, अदर्स नहीं दे पाएंगे। जबकि ज्वाइंट में क्या हुआ? एससी खड़ा होगा, उसके लिए सीटें रिजर्व होंगी, और ऑल हिंदू क्लास विल वोट फॉर देम। इसको कहा जाता है ज्वाइंट इलेक्टोरल। ये मैंने आपको समझा दिया। विच गेव द सीट टू डिप्रेस क्लासेस। क्या दी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? डिप्रेस क्लासेस को सीटें देना शुरू कर दी।
तो ये सिस्टम तो बन गया। अब आइए, इस पर मेंस का एक सवाल आता है बेटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कार्बन कॉपी ऑफ एक्ट 1935। ये जो एक्ट बनाया था ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बाकी बनेगा आगे जाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उससे हाईली इन्फ्लुएंस है। क्या है? हाईली इन्फ्लुएंस। कैसे इन्फ्लुएंस है? इसके अंदर बहुत कुछ दिया गया था जिसको हमने एज इट इज ले लिया। हमने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एज इट इज ले लिया। कैसे ले लिया? इसके अंदर 321 सेक्शन थे, 10 शेड्यूल्स थे। ये देखो, ये ऐसा लगता है, ऐसा लिखा गया था। ये वहीं की कॉपी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसने क्या बोला? इसने बोला हम भारत को कहां ले जाना चाह रहे हैं। इसने बोला भारत को हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन। ये ऑल इंडिया फेडरेशन क्या होता है? अखिल भारतीय संघ। इसमें प्रिंसली स्टेट जो हैं अलग अलग हैं, आपने देखा था ये। इन सबको एक करेंगे, एक जैसा सिस्टम लाएंगे। इस एक जैसे सिस्टम को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ऑल इंडिया फेडरेशन। पहले क्या है? पहले क्या था? पहले आपने देखा जो येलो में है वो प्रिंसली स्टेट है, और जो रेड में है वो जो ब्रिटिश ने इंडिया को जीता था। तो दो अलग अलग सिस्टम काम कर रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला एक जैसा सिस्टम लगेगा। राजाओं को भी वहां बुलाया था, प्रिंसली स्टेट्स के नुमाइंदे, जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी वहां पर शामिल। उन्होंने बोला ऑल इंडिया फेडरेशन भारत को हम बनाएंगे। ठीक है। अब ऑल इंडिया फेडरेशन की बात तो बन गई, लेकिन क्या ऑल इंडिया फेडरेशन या अखिल भारतीय संघ ये बनेगा? द आंसर इज नो। प्रिंसली स्टेट कैसे जीते? जिन राजाओं को अपने घर में अपने हिसाब का रूल करने में मजा आ रहा है, वो किसी देश के साथ क्यों जाएंगे? वाई वुड दे गो विद ब्रिटिशर्स? जब कोई अपने यहां पर मुखिया है, वो अपनी जो ताकत है, जिसको सोवरेनिटी कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वाई विल ही लीव इट, रिनाउंस इट? वो उसको क्यों तागेगा? तो खैर, प्रोविंस को मिलाकर एक बात हुई, यहीं पर ये फेल कर गया, माने नहीं उन्होंने, ये एक्ट लागू नहीं हो पाया। इसमें लिस्ट, जो आज आप लिस्ट देखते हो, एक सूची जिसपे सेंटर काम करेगा, यानी सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटर बोलिए या फेडरल बोलिए, क्या मतलब होता है? ऐसी लिस्ट जो पूरे भारत के लिए एक जैसी हो, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आज मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो देखे कि एक सेंटर की लिस्ट होगी जिसमें मेन मेन मुद्दे होंगे, जैसे आज है डिफेंस, करेंसी, बैंकिंग, साइबर। तो लिस्टों का कॉन्सेप्ट चालू हो गया। डिफेंस, कम्युनिकेशन, साइबर नहीं कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, जिसको क्या कहा गया? यूनियन लिस्ट। ये ये 1919 में ही पहली बार लिस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया था। लिस्ट का मतलब होता है कि भाई कौन सा काम घर के अंदर कौन करेगा, कौन चाय बनाएगा, कौन बाजार जाएगा। कामों का बंटवारा तो होना चाहिए ना। कामों के बंटवारे को ही क्या कहा जाता है? फेडरलिज्म। सेंटर और स्टेट के बीच डिवीजन ऑफ पावर, इट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो पहली बार ये 1919 में आया, और जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये आया 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट
वहां 2 लिस्ट थी, यहां 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया। एक जो प्रोविंस थे जिनको स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट लिस्ट बनाई गई जिसमें पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, ऐसे चीजें, कैसी चीजें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो हर एक स्टेट में अलग अलग है। जैसे आप पंजाब में जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, बहुत ज्यादा चावल उग रहे हैं, गेहूं उग रहे हैं, बिहार के मजदूर वहां काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर से उसको जोता जा रहा है, और बड़े बड़े खेत हैं और बड़ी बड़ी मंडियां हैं। लेकिन जब आप बुंदेलखंड वाले इलाके में जाओगे तो वहां क्या दिखाई देगा, बंजर ही बंजर जमीन पड़ी हुई है, पानी वहां पर है नहीं, किसान वहां आसमान को देख रहा है, पंप वो लगा सकता नहीं, और वो अपने बच्चों को लेकर बस में कह रहा है कि यहाँ पर हम खेती अच्छे से कर नहीं करते, चलो या तो पंजाब जाते हैं खेती करने के लिए, या फिर मजदूरी सड़क बनाते हुए, जहां आप देख रहे हैं बच्चा खेल रहा है और उसके माँ बाप थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसे विषय जो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होते हैं, कहीं खेती अच्छी है, कहीं खेती नहीं, हर जगह पुलिस अलग अलग आपको मिलेगी। तो ऐसे जो हर एक स्टेट में स्टेट के हिसाब से है, उसको डाला गया स्टेट लिस्ट में। और फिर एक और लिस्ट बनाई गई कंकरेंट, जिसको आप कैसी लिस्ट मानते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसी लिस्ट बनाई गई जिसको आप समवर्ती सूची मानते हैं, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया तो उसका कानून ज्यादा वैलिड होगा, और अगर स्टेट को अलग से उसी पे बनाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इसको डिटेल में पढ़ोगे आप आगे जाके। तो 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। फेडरेशन के अंदर 3 लिस्ट होंगी, और क्या बनेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी स्टेट के अंदर भी, और रिस्पॉन्सिबल मतलब जनता के द्वारा बनाई गई, और वो उसको देखेगी। अब आओ, जो नए मुद्दे होंगे, नए मुद्दे आते हैं ना, जैसे आपसे पूछा जाए क्या भारत में 1935 में, 1935 में गूगल जैसी कोई बात थी, साइबर सिक्योरिटी जैसी कोई बात थी, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, क्या ऐसी कोई बात थी? नहीं। तो जो नया मुद्दा आएगा, न्यू थिंग विच विल कम अप, नया मुद्दा जो भी आएगा, न्यू थिंग, न्यू टास्क, न्यू ऑब्जेक्टिव, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? क्या सेंटर कानून बनाएगी, स्टेट काउंसिल बनाएगी कानून, या उस पर जो गवर्नर जनरल है, जिसको अब वायसराय कहा जा रहा है, जो आगे जाके प्रेसिडेंट बनेगा, वो देखेगा? तो बोला कोई नया मुद्दा आएगा तो वायसराय देखेगा। तो नए मुद्दे को क्या बोलते हैं, रेजिड्यू, जो छुटा हुआ है, रेजिड्यू का मतलब छुटा हुआ अलग मुद्दा, उसको देखने की ताकत वायसराय को दे दी। ये फिल्म्स का सवाल है बेटा, ये जब कोई भी आप स्टेट का एग्जाम देंगे तो ये पूछा जाएगा, हु हैज द रेजिड्यू पावर्स? तो रेजिड्यू पावर्स वर बिलोंग्स टू वायसराय। बोला तो ये सेंटर स्टेट छोड़ो, ये हमारे बंदे हैं, ये देखेंगे इसको। अब फेडरेशन फेल हो गई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया कि हम तो खुश हैं अकेले, हम किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं, उनको मजा आ रहा था अकेले। अब आइए, इसने डायरकी हटा दी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ला दी। अब ये डायरकी क्या है, हमने पिछली बार भी बात की थी। डायरकी का मतलब क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी ये स्टेट थे, जितने भी क्या थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये स्टेट थे,
यहां पर डुअल सिस्टम चल रहा था। एक तो था गवर्नर, और 1919 में यहां पर चुनाव होकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बन गए थे। क्या बन गए थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो लिस्ट बनी थी उसमें से जो पैसे वाले और अच्छे मुद्दे थे उसको गवर्नर और उसकी काउंसिल देखती थी, और बेकार मुद्दों को बोल दिया था ये मिनिस्टर देखेंगे। तो जो ये स्टेट लिस्ट है, जिसको प्रोविंशियल लिस्ट कहा जाता था उस टाइम, इसको दो लोग देख रहे थे। एक गवर्नर जो राज्यों में रहता था, और उसकी काउंसिल, और कुछ ट्रांसफर वाले मुद्दों को। तो कहां हो रहा है? जनता ने वोट दिया, वहां पर चीजें हुई। तो क्या वो उस पूरे के पूरे प्रोविंस को, उस स्टेट को चला पा रहे हैं? दो संस्थाएं चला रही हैं, अंग्रेज लोग भी चला रहे हैं उस यूनिट को, जिसमें गवर्नर है और उसकी काउंसिल है, और फिर मंत्री जो इंडियंस हैं, जो वोट डालकर चुने गए हैं, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। इसी सिस्टम को कहा जाता है, ये यूपीएससी का सवाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, की डायरकी किसको कहा जाता है? डायरकी किसको कहा जाता है? ये सवाल यहां पर पूछा गया है। ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डायरकी। आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डायरकी के ऊपर काफी सवाल पूछे गए हैं। 3-4 बार इस पर फिल्म्स में सवाल पूछा जा चुका है कि डायरकी आप किसे कहते हैं। मैं आप एक को एक सवाल दिखाता हूं। ये सवाल आपको आने चाहिए। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये देखिए, 2017 का एक सवाल है कि आप डायरकी किसको कहते हैं? What do you mean by diarchy? In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to division of central legislature into two house, दो भागों में सेंटर के अंदर दो हाउस होना, इसको कहते हैं बायकैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट होंगी, एक सेंटर पर एक स्टेट पर। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर। दो गवर्नमेंट का होना कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। इसी को कहा जाता है बच्चों, क्या? इसी को कहा जाता है फेडरलिज्म। क्या कहा जाता है? फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर के सेंटर और स्टेट के बीच में। हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर, वन इन लंदन, वन इन दिल्ली, इसको कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट है, ऐसा था पिट्स इंडिया एक्ट में, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और ये ब्रिटेन के अंदर इनको रेगुलेट कर रहा था पार्लियामेंट। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड इन प्रोविंस इनटू टू कैटेगरी। तो ये देखो, सब्जेक्टों को दो भाग में बांटा गया था, एक को गवर्नर जनरल देख रहा था और एक को चुनी हुई सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देख रही थी। इसी को कहा जाता है डायरकी, लिस्ट को दो भागों में काटा जाना। डिवीजन ऑफ प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट इनटू ट्रांसफर एंड रिजर्व लिस्ट, ये पूरी तैयारी है। दिस इज कंप्लीट प्रिपरेशन। जो यूट्यूब पर आप वीडियो देखने बैठा, नॉट कंप्लीट। कहीं पर सिर्फ बेसिक पढ़कर ही छोड़ दिया जा रहा है, कहीं पर कोई स्नैप क्लासेस करके ही छोड़ दिया जा रहा है, कहीं पर हल्के सवाल। आपको अगर डिटेल्ड तैयारी करनी है, उस लेवल की तैयारी करनी है जहां आप क्रैक कर पाए, तो थोड़ा एडवांस पर बढ़ना पड़ेगा। एडवांस की तैयारी हम लोग आपकी कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो यही डायरकी का सिस्टम 1919 में आया था।
कहाँ आया था? 1919 का स्टेट के पास, वहां पर दो लिस्टें बना दी थी, जिसका विरोध होना चालू हुआ कि ये सिस्टम सही नहीं है, असलियत में तो गवर्नर ही रूल कर रहा है। ठीक है। कहा डायरकी का सिस्टम कब आया था हिंदुस्तान में? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डायरकी का सिस्टम पूछा जाता है आपसे बार बार, 1919 में आया था। वहीं पर चलते हैं। तो डायरकी का सिस्टम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? प्रोविंस के अंदर 1919 एक्ट से। ये देखा एक खराब सिस्टम है, तो इसको 1935 में एबॉलिश्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? इट वॉज अबॉलिश्ड। डायरकी वॉज अबॉलिश्ड इन प्रोविंस, बट जिसको कहा जाता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ये जो दो सिस्टम है, गवर्नर वाला और ये मिनिस्टर वाला और इनकी लिस्ट वाला, ये सिस्टम नहीं रहेगा। पूरे तरीके से जैसे आज है, सारा काम सिर्फ मंत्री संभालेंगे, उनकी एग्जीक्यूटिव संभालेगी, और वो वहां की लेजिस्लेटिव को, जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसको क्या देगी? उसको रिपोर्ट करेगी। जिसको क्या कहा जाता है? प्रोविंस को खुला छोड़ दिया गया इस लिस्टों से। ये फिल्म्स का सवाल है कि कहां डायरकी अबॉलिस्ट हुई और कहां प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ये आई है 1935 एक्ट से। ये देखो, द प्रोविंस वर अलाउड टू एक्ट एज अ ऑटोनोमस यूनिट, यानी गवर्नर गया, वो अब नॉमिनल रहेगा, थोड़ी उसकी पावर्स रहेंगी, लेकिन अब वो अब अपने काउंसिल ऑफ, जो उसकी काउंसिल है, उसके साथ मिलकर चीजें नहीं चलाएगा, पूरी तरीके से मंत्री चीजों को चलाएंगे। इसी को कहा जाता है बेटा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब गवर्नर पूरा का पूरा काम करेगा मिनिस्टर की एडवाइस पे, जैसे आज है। आज आप यही सिस्टम देख रहे हैं हिंदुस्तान में। कौन सा सिस्टम देख रहे हैं? यही सिस्टम आप देख रहे हैं। अब ये आ गया 1937 में, ये भारत में लागू हो गया कि प्रोविंस अपना आजाद है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाए। इसके बाद, लेकिन ये डबल लिस्ट का सिस्टम ये ले आए सेंटर में। सेंटर मतलब मेन जगह पे, जहां पे वॉइसरॉय बैठता था और जहां पर क्या था, बाय कैमरल लेजिस्लेशन था, यानी लोकसभा राज्यसभा जैसा सिस्टम था। वहां पर ये सिस्टम वहां पे ले आए, वहां अबॉलिस्ट किया यूनिट में और सेंटर में लागू कर दिया। ये सवाल फिल्म्स में कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे कि कहां हटाया? हटाया स्टेट में। कहां लगा दिया? लगा दिया सेंटर में। वहां पर सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। हाउएवर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन, पर ये हो नहीं पाया क्योंकि ये फेल हो गया था। पूरा एक्ट 1935 का एक्ट फेल हो गया था। अब आइए, अब इन्होंने जितनी भी जगह जीत रखी थी, वहां पर क्या किया बेटा? कौन कौन सी जगह इन्होंने जीत रखी थी? वहां पर दो सदन बना दिए। जैसे आप जानते हो ना, आज भी भारत में 6 स्टेट हैं जहां पर स्टेट के अंदर दो सदन हैं, स्टेट काउंसिल और स्टेट असेंबली। जैसे यूपी में है, यूपी के बाद बिहार में है, बिहार के बाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाद तेल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो दो
हाउसेस, टू हाउसेस के होने को क्या कहते हैं? टू हाउसेस को होने को कहते हैं, हम देख चुके हैं, बाइकैमरलिज्म। ये स्टेट के अंदर ये ले आए कि यहां पर भी दो सदन होंगे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस पहले किसको कहा जाता था बच्चों? ये यूपी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? यूपी को कहा जाता था। और यहां भी दो हाउस इन्होंने बनाना चालू कर दिए, यानी स्टेट के अंदर, जिसको तब ये प्रोविंस कहते थे, वहां पर दो हाउस। कौन से हाउस? लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दो हाउस बना दिए। तो ये सवाल पूछा जाता है कि ये बताओ कि स्टेट के अंदर बाइकैमरलिज्म कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ? तो आपको याद रखना 1935। सेंटर के अंदर कौन से इंट्रोड्यूस हुआ? 1999। ये सवाल पूछा जाएगा। डायरकी कब आई स्टेट के अंदर? 1999 में। और डायरकी सेंटर में कब आई? 1935 में। तो ये बहुत अटपटा सा सवाल है, पर आपको ये याद रखना है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंस में आ गया। दो हाउस हो गए, काउंसिल अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इन्होंने बोला हम मानेंगे नहीं, हम वो डिप्रेस क्लास के लिए भी लाएंगे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसके लिए पूना पैक्ट हुआ और उनको रिजर्वेशन मिल गया। अब इन्होंने बोला महिलाओं को भी हमको बढ़ाना है, तो ये वुमन लेबर के लिए भी 1935 में इन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरल कुछ जगह हम करेंगे। आ गए, यानी वुमेन और लेबर के लिए भी इन्होंने अलग से सेपरेशन का व्यवस्था बनाई। द आंसर इज यस, इन्होंने अलग से व्यवस्था बनाई। इन्होंने क्या बोला? ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, क्या? इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड अ टीम ऑफ एडवाइजर। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको हटा दिया, है ना, जैसे मॉर्ले था, चेम्सफोर्ड था, उसको खत्म कर दिया। और बोला कि भाई वोट, अब वोट किए जाएंगे, जनता वोट देगी, जनता वोट देकर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएगी। तो क्या भारत में सब लोग वोट दे सकते थे जिनकी 18 पर एज ज्यादा है? या उस समय तो 21 एज थी जब भारत आजाद हुआ, तो क्या सभी लोग वोट दे सकते हैं? नहीं। 1919 में पहली बार वोटिंग हुई भारत में। फर्स्ट टाइम द वोटिंग वाज डन बाय 1929 एक्ट, जिसको बाद में 1935 में बोला और लोग भी वोट दे सकेंगे 10%। ये इस एक्ट की कमी है। क्या है? कि मात्र और मात्र कितने लोगों को दे? 10% लोग ही वोट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत कम वोट है, क्योंकि ये टैक्स जो देता है, एजुकेटेड जो है, जिसके पास खुद की कुछ वेल्थ है, उसी को ये क्या करते थे? मानते थे। अब आओ, इन्होंने जो आज आपका आरबीआई है, जो सरकार का बैंक है, जो मेन बैंक है हमारा आरबीआई, उसको भी इसी एक्ट में उसके लिए क्या किए गए? प्रोविजन किए गए। क्या किए गए? उसमें अभी भी प्रोविजन किए गए। ग्रेट। तो आरबीआई बना दिया। फिर आपका यूपीएससी जो आपके एग्जाम देगा, या आपका पीसीएस, पंजाब का पीसीएस, हरियाणा का पीसीएस, तो ये कब कब आया? तो ये यूपीएससी तो ले आए थे 1919 के एक्ट में ही, लेकिन स्टेट्स के लिए प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन, या दो स्टेट का मिला के ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या बनाया? इस एक्ट से आए। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्टेटमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल मतलब जो कहीं भी जाएगा ऑल इंडिया लेवल पर, और पब्लिक मतलब प्रोविंशियल का मतलब जो स्टेटों में
सरकारी नौकरियां निकलेंगी, और दो स्टेट आपस में जुड़े हुए होंगे, जैसे पहले हरियाणा पंजाब जुड़ा हुआ था, या और कोई जुड़े होंगे तो उसके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां आपको याद क्या रखना है, यहां आपको याद रखना है कि भारत में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आया था 1999 के एक्ट से। बाद में जब फेडरेशन बना तो उसको फेडरेशन बोल दिया गया, उसके प्रोविजन बनाए गए उसको बनाने के, और फिर स्टेट के अंदर जिनको पहले प्रोविंस कहा जाता था उसके लिए भी ये कमीशन आ गया और ज्वाइंट भी आ गया। तो ये आप देख सकते हैं आगे जाके, फेडरेशन यूज नहीं किया हमने वर्ड, तो हमने यूनियन कर दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यहां आपको जाना है, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यहीं से आया। अब आइए इसी के तहत जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है आज, उसको पहले क्या कहा जाता था, फेडरल कोर्ट। यहां केंद्र के भी लोग जा सकेंगे, राज्य के लोग भी जा सकेंगे, प्रिंसली स्टेट के लोग भी जा सकेंगे, तो फेडरल कोर्ट होगा हमारा। एससी सुप्रीम कोर्ट से पहले वाला उसका पूर्ववर्ती प्रेसिडेंटर उसी का, ठीक है, ये एक्ट आ गया। अब 1935 के अंदर इतनी सारी चीजें थी कि कैसे ये काम करेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, कैसे ये काम करेगा, इतनी सारी चीजें इसके अंदर बनाई गई। अब आगे देखो इसकी कमियां क्या थी। पहली बार तो अभी भी जो मेन बंदा ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात जरूर कर रहे हैं, है ना, पर प्रोविजन उसके पूरी तरीके से सही नहीं थे, ठीक है। अभी भी अधिकतर जो मुद्दे हैं वो अंग्रेज लोग खुद ही देख रहे थे। इन्होंने सेंटर के अंदर अभी भी वायसराय को ज्यादा ताकत दे रखी थी, है ना। वीटो अभी भी किसको दे रखा था, किसी भी चीज पर रोक लगाने का अधिकार अभी भी वायसराय को इन्होंने दे रखा था। तो कुल मिलाकर अभी भी ये पावरफुल था जो वायसराय था, ठीक है। गवर्नर कहां चला गया, भारत को तोड़ने की बात थी इनके द्वारा अभी भी, क्योंकि भारत को ये क्या बना रहे थे, माइनॉरिटी के लिए अलग से गवर्नर देखेगा, ऐसे प्रोविजन कर रखे थे। तो कुल मिलाकर इसमें भी समस्याएं थी बेटा, क्या थी, समस्याएं थी बहुत सारी। 1935 में समस्याएं थी। ये सवाल यूपीएससी आपसे पूछेगा 1935 के एक्ट के बारे में। इसका एक मीन्स का सवाल मैं आपको यहां पर करा देता हूं, जो कि आपको चीजें समझ में आ जाए। इससे बेहतर क्लास आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखना है। गुड मॉर्निंग अंकुश, अंकुश जी। Did the Government of India Act 1935 split the federalism constitution? Have a discussion. Federal system is a such political system in which different states are united together for the fulfillment of common objective. In this, they have their own executive and legislature, but there are center limits to their power. तो ऐसा संगठन बनाना जहां पर केंद्र भी हो राज्य भी हो। तो हमने फेडरल सिस्टम पहले इंडिया से पहले रोम में था, ग्रीस था, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने भी फेडरेशन का ही, जब उनको आजादी मिली तो ये बनाया था, इंडियन फेडरलिज्म इन अमेरिका।
इंडिया और कनाडा इस आर कॉल्ड सेमी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म भारत बना क्यों बना? हमने भी दो सरकारें बनाई। ये प्रोविजन 1935 में था कि टू लेवल पर गवर्नमेंट होगी। 1935 में जितने भी एक्ट थे जो लिखे गए थे अधिकतर हमने ले लिए। 1935 के एक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, वो हमने ले लिया। उसी एक्ट में जुडिशरी के बारे में, फेडरल कोर्ट के बारे में ले रखा था, हमने ले लिया। ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, वो हमने ले लिया। उसी आर्टिकल से हमने 321 आर्टिकल 321 10 शेड्यूल ट्रांसफर पावर भी हमने ले ली, लिस्ट भी हमने एज इट इज ले ली। वहीं पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था कि जो प्रोविंसेस होंगे, जो स्टेट्स होंगे, वहां पर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। आगे जाके जब भारत आजाद हुआ तो वो भी हमने ले लिया। फेल क्यों हो गया ये? तो ऐसा कहा जाता है 1935 का एक्ट, ये सवाल आप देख सकते हैं, ये सवाल पूछा जाता है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन आगे जाके पढ़ेगा, जो आप कल पढ़ेंगे, उस पर 1935 की पूरी एक झलक दिखाई देती है। इस सवाल को अब आप कर पाएंगे, वरना आप सवाल ही आप टच नहीं कर पाते। अब आप सवाल बनाने की स्थिति में रहेंगे। ये देखिए 2015 में ये सवाल पूछा गया है। ये देखिए, इट वुड बी हैव बीन डिफिकल्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 years, बट फॉर द एक्सपीरियंस गेन्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिस्कस। आप डिस्कस कीजिए कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का इंफ्लुएंस भारत का जो बाद में जाके संविधान बना उस पर पड़ा। और आपने इसके बारे में काफी कुछ देखा है कि किस तरह से हमने इसको प्राप्त कर लिया। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, जो पैसा इसके अंदर दे रहे थे, अभी भी पैसा, भारत का जो पैसा है अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में था। कहां पे खर्च होगा? 1935 का एक्ट ये तो कह रहा है तुम्हारे यहां गवर्नमेंट होगी, लेकिन पैसे का 85% पैसा कहां पर खर्च किया जाएगा, ये तय करेंगे ब्रिटेन वाले। तो फिर हमें सुविधा क्या हुई? 80% पैसा तो तुम्हारे पास है। ढीला ढाला संघ बना रहे हैं, ये इसके अंदर ताकत है। वायसराय को ज्यादा ताकत, गवर्नर जनरल को ज्यादा ताकत, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट बोला, जो किसी स्टेट के अंदर माइनॉरिटी रहेगी उसको गवर्नर देखेगा। सेंटर के अंदर फिर आप क्या ला रहे हैं? डायरकी ला रहे हैं। एक लिस्ट बनाएंगे जिसको लेजिस्लेचर देखेगा, कानून बनाने वाली संस्था देगी। एक लिस्ट बना रहे हैं आप जिसको वायसराय देखेगा। सेंटर के अंदर डायरकी, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इसके अंदर क्या थी? बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कुल मिला के ये पास नहीं हो पाया। अब आइए, भारत में 1935 का जो एक्ट है पास नहीं हो पाया। खैर, चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद कांग्रेस जीत गई चुनाव को, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया और अंग्रेजों ने इंडिया से पूछे बगैर, कांग्रेस से पूछे बगैर बोला इंडिया भी इसमें शामिल है। और भारत में फिर विरोध हुआ और मिनिस्टर्स ने अपना सरेंडर कर दिया, और भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुए। और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे उनको चालू हुई, उनको दो मेंस के सवाल है जो अभी मैं आपको कराऊंगा, और 1947 का एक एक्ट है जो आपको करना चाहिए, जिससे आपके पीटी, मेंस, इंटरव्यू सबके सवाल हो जाएंगे। तो
अगला एक्ट इनको फिर भारत की आजादी के लिए बनाना पड़ा, जो कि आपके उसमें लास्ट एक टॉपिक है, इसको हम और थोड़ा पढ़ेंगे कि भाई ये एक्ट क्यों आया, और इसमें जो मेंस के सवाल हैं उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई अभी तक? बोलिए यस। हेलो। हाँ सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब एक ब्रेक लेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या लेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आइए 1947 के एक्ट को देखते हैं। फरवरी 20 1947, फरवरी 20 1947, द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लेमेंट एटली ये प्रधानमंत्री बने और बोला बहुत हो गया, अब भारत से हमको फायदा नहीं हो रहा, यहां पर दंगे भड़क रहे हैं, ये लोग समझदार हो चुके हैं, ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान हो चुका है, हमारा सितारा डूब चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए? डिक्लेयर कर दिया इन्होंने कि हम 30 जून 1948 को चले जाएंगे। क्या करेंगे? हम एंड करेंगे अपना। अब भारत तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, पर इन्होंने तो डिक्लेयर किया कब? 30 जून 1948। ऐसा कैसे हो गया? वाई दिस हैज हैपेंड, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, पर जल्दी ही जो डिक्लेरेशन की डेट थी उससे पहले ही एटली साहब ने कह दिया कि 30 जून 1948 को हम जाएंगे। और इन्होंने, एटली साहब ने इन भाई साहब को भेजा कि इंडिया जाओ और उसको आजाद करा के आओ। द अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एजिटेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, और भारत ने 1909 में एक गलत काम किया था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर मुस्लिम, और वहीं से फिर 1915 है या 16 है, इसके अंदर लखनऊ पैक्ट, जहां पे मान लिया गया, और वहीं से फिर मुस्लिम लीग एग्रेसिव होती चली गई और उन्होंने बोला हम माइनॉरिटीज हैं, हम भारत के साथ नहीं रह सकते, हमारी संख्या कम है, मेजॉरिटी यहां हिंदू हैं, ये हमको दबा देंगे, ना हमें नौकरियां मिलेंगी ना कुछ, हमें अपना रूल चाहिए पाकिस्तान। और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन किया, लड़ाई झगड़े हुए, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे, वायलेंस हुआ, और भारत के आगे जाके भारत में क्या होंगे? दो टुकड़े होंगे। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एजिटेशन ऑफ मुस्लिम लीग फॉर पार्टीशन ऑफ कंट्री। अगेन 3 जून 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर कि भैया आपको हम संविधान बनाने की कह रहे हैं, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लो कि किस तरह से देश चलाओगे, क्योंकि हम ऐसे ही चले गए तो ये देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए आप क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, जिससे आपके सारे लोग, उस पवित्र किताब को आप बना लो जिससे आपके सारे लोग खुश हो जाए, कैसे चलेगा ये देश, रूल ऑफ लॉ ले आओ, जिससे आप देख सको कि ये देश कैसे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बना लो अपना, एग्री हो जाओ, और जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे तो हम आपको आजादी देंगे, क्योंकि यहां आपके यहां माइनॉरिटी भी है और बहुत सारी कम्युनिटीज आपके यहां एग्जिस्ट करती हैं। तो खैर ये सब चल रहा था, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती क्यों है? क्योंकि कोई देश कैसे चलेगा ये डिसाइड तभी तो होगा जब वहां कोई किताब होगी, रूल की बुक होगी, रूल बुक होगी।
तो उसी पे देश चलता है। तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई और मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि भारत के टुकड़े टुकड़े करो, जो गलत डिमांड थी, उसको नहीं माना गया। फिर लॉर्ड माउंटेन साहब आए, माउंट बैटन साहब, ये आखिरी वॉयसराय थे। वॉयसराय आगे जाके क्या बनेगा बेटा? प्रेसिडेंट बनेगा। क्या बनेगा? प्रेसिडेंट बनेगा। तो पार्टीशन का ये प्लान को आगे बढ़ाने के लिए आए, जिसको क्या कहा जाता है? लॉर्ड माउंट बैटन प्लान। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग और विद इमीडिएट इफेक्ट was given plan by enacting a Indian Independence Act। और भारत के टुकड़े होंगे, भारत का विभाजन होगा, एक बहुत ही गलत दुर्घटना होगी, इसको क्या किया गया? इसको मान लिया गया। अब 1947 का एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनेक्ट कर दिया था और अब वो घड़ी आ गई थी जहां भारत आजाद होने की उस पर था। अब इस एक्ट के को प्रीलिम्स और मेंस में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पूछा जाता है। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बोला कि जी अब हम जा रहे हैं, अब तुम देख लेना, तुम देखना, तुम्हारा काम जाने, ना तो अब हमारा ना आगे कोई एक्ट पास करने के लिए हमारी ब्रिटेन की पार्लियामेंट। अब हम यहां पे बना के जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यही आगे का काम देखेगी। आगे कोई कानून बनेंगे तो वो भी इसी का काम है। और हम एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बना के जा रहे हैं जिसको नेहरू साहब देखेंगे। यही अब जब तक तुम्हारा कानून ना बन जाए, अगले इलेक्शन ना बन जाए, तुम्हारी किताब ना बन जाए जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, तुम ही देखना। तो इट डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट एज सोवरेन देश। बोल दिया तुम आजाद हो। 15 अगस्त के बाद हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यू आर अ सोवरेन कंट्री। अब यहां सोवरेन की मीनिंग जानो। सोवरेन का मतलब होता है, जैसे घर के अंदर जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो अपने काम खुद करने लगता है, शादी हो जाती है तो अलग भी हो जाता है, अपने आप निर्णय ले सकता है। सोवरेन इज अ अथॉरिटी ओवर एंड अबव विच देर इज नो अदर अथॉरिटी। उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उसको कहते हैं सोवरेन, आजाद। तो भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था। ये पॉलिटी में ये वर्ड यूज होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। किसमें यूज होता है? पॉलिटी में ये वर्ड यूज होता है। इट प्रोवाइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बोला जी दो भागों में भारत बटेगा, एक ये पाकिस्तान वाला इलाका और एक ये ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में जाके बांग्लादेश बनेगा। बाद में जाके क्या बनेगा? बांग्लादेश बनेगा। एंड विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम ब्रिटेन कॉमनवेल्थ। तो इनका कॉमनवेल्थ क्या था, इसको सुन लो। बाद में जाके कॉमनवेल्थ होता है ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे। क्या रहे थे? ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे। उनका संगठन को कॉमनवेल्थ नेशंस कहा जाता है। आपको ध्यान हो, भारत ने भी एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स कराए थे। तो इसमें से भी अगर निकलना चाहे तो निकल सकता है, ये बोल दिया था उन्होंने। बोला कि भैया आपको डोमिनियन सब बना रहे। बोला भाई सर हमारा नहीं रहेगा, हमारा सम्राट की तरफ से कोई चलाने वाला नहीं रहेगा। इट प्रोवाइडेड ईच डोमिनियन आ गवर्नर जनरल। तो तुम्हारे लिए गवर्नर जनरल तुम किसी को भी बना लो, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करेगी उसको अप्रूव कर देगा। तो भारत ने कहा कि चलो भाई, ये लॉर्ड माउंटेन वायसराय था, ये अच्छा आदमी भी है, भारत को सपोर्ट भी कर रहा है, इसे ही गवर्नर जनरल बना दो और ये हम जो कह रहे हैं उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा।
who was appointed by British King on the advice of Dominion कैबिनेट। तो ये जो कैबिनेट बनी थी जिसमें नेहरू जी थे, इन्होंने बोला जी हमारा हेड हिंदुस्तानी नहीं, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, हमारे कहने पे इसी को बना दो। His Majesty Britain was no responsible with respect to the government of India and Pakistan। आगे जाके जो ये नेहरू जी की गवर्नमेंट है, एंटरिम गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कुछ भी काम कर रही है, जो या जो कुछ भी क्या हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान में हो रहा है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम तो क्या है, हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। क्या बोल दिया बेटा इन्होंने, तुम्हारे हवाले वतन साथी। अब क्या होगा, वो बिल्कुल उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। मैजेस्टी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जा रहे हैं, हम अलग रहेंगे, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बोला तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, इट एम्पावर दी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू डोमिनियन। तो दो डोमिनियन बन गए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। और बोला कि ये जो एक्ट हम बना के जा रहे हैं, इसका कुछ भी आपको घटाना बढ़ाना है, आप रिस्पॉन्सिबल है। अब हमारी ब्रिटेन की पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बोल दिया कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज ऑफ टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशन एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। ये जो हमने एक्ट बनाया है, ये भी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज है, ये क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो ये बोला अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोला नो एक्ट। फर्स्ट, आप अगर कोई कानून हम बना भी दें तो तुम पे नहीं लगेगा। इन अगस्त 47 1949 was to extend to the either of new dominion unless it was extending thereafter by the law of legislature of dominion। तो 15 अगस्त के बाद हमारा तुमका कोई लेना नहीं है, तुम अपना काम जानो, हम अपना काम जानो। It abolished the Secretary of State for India and transferred its function to the Secretary of the Commonwealth Affairs। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सारे काम चले गए। अब बोला ये रजवाड़ों का क्या होगा, ये तो अपना अलग से काम कर रहे हैं, इनका क्या होगा। ये भी कह रहे थे पाकिस्तान अलग हो गया तो हम भी अपना अलग हो जाएंगे। और भारत में ऐसे 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कितने स्टेट्स थे, 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स जो क्या होना चाहते थे, जो अलग होना चाह रहे थे। तो क्या होना चाह रहे थे, जो भारत से अलग होना चाह रहे थे। तो इट प्रोक्लेम दैट लैप्स ऑफ ब्रिटिश प्रोमिनेंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटीड रिलेशन विद ट्राइबल एरिया। कि भाई अब हमारा ये जो प्रिंसली स्टेट हैं, जो राजा महाराजा हैं, तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना देख लेना। और ये जो ट्राइबल इलाके हैं जहां पर ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, क्या फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान और इंडिया को वो ज्वाइन करें, ये बोला कि अब ये क्या करें, या तो आपका मन कर रहा है आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ, अगर आपका मन चल रहा है आप इंडिया के साथ चले जाओ, और अगर आपका मन कर रहा है तो ये देखो घटिया बात इन्होंने बोल दी है। क्या घटिया बात बोल दी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन्होंने घटिया बात बोल दी है कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम क्या हो सकते हो,
तुम अलग भी हो सकते हो। क्या हो सकते हो? तुम अलग भी हो सकते हो। तो ये तो गली छोड़ दी और इनको मजा आ गया कि या तो हम इंडिया के साथ जाएं या हम पाकिस्तान के साथ जाएं या हम अलग हो जाएं। तो हम अलग ही क्यों ना हो जाएं? जो कि जम्मू कश्मीर ने ये बात सोची कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हैदराबाद में भी ये बात सोची हम किसी के पास साथ नहीं जाएंगे। जूनागढ़ करके एक रियासत थी, प्रिंसली स्टेट था, इसने भी ये बात सोची। तो भारत ने बोला साइन करो इस कागज पे कि तुम भारत के साथ हो, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया है ना। तो इसको साइन करना पड़ा आखिरी में जाके सबको। पर ये फिल्म्स का पॉइंट है, जो आदमी खुद किताब पढ़ता है तो बार बार भूल जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसको आपको याद रखना है, आपका रैंक जरूर लग जाएगा। आप बस मेहनत करके क्या करना, पढ़ते रहना। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट ऑफ ईच of two minor provided government of India Act till the new constitution are framed। तो इतने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब तक ये देश किस एक्ट के आधार पर चलेगा? तो 1947 के एक्ट ने कहा कि इतने देश चलेगा 1935 के एक्ट के आधार पर। जब तक ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं, इलेक्शन नहीं कर लेते हैं और अपना गवर्नमेंट परमानेंट नहीं बना लेते, तब तक सारा का सारा काम किसके आधार पर चलेगा? तब तक सारा का सारा काम 1935 एक्ट में जितने भी प्रोविजन किए हैं उस पर ये जो मंत्री हैं या जो भारत का काम है ये चलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए, पहले वीटो का राइट था, किसी भी एक्ट को रोका जा सकता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद ये ब्रिटिश मोनार्क, अब इन्होंने क्या कह दिया, भाई गवर्नर जनरल तुमने अपॉइंट किया है, क्या वो जैसा करे। अब ये गवर्नर जनरल खुद कुछ कर सकता है? नहीं, ये गवर्नर जनरल इंडियन कैबिनेट ने, नेहरू जी ने बनाई थी। ये बस अंग्रेजी था कहना, पूरा 100% इंडिया का मानता था, इसका कोई ब्रिटेन से लेना देना नहीं था। तो गवर्नर जनरल को पूरी ट्रांसफर हो गई पावर ब्रिटेन गवर्नमेंट की, ब्रिटेन मेजेस्टी की कोई पावर नहीं। अच्छा, उसी ने ये ताकत दे दी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो भाई आगे जो गवर्नर अपॉइंट करने हैं, जो अंग्रेज लोग पहले प्रिंस इस प्रेसिडेंसीज में ये जो लाल वालों में अपॉइंट कर रहे थे, ये अब अपॉइंट कौन करेगा? पहले वॉयसराय कर रहा था, तो अब करेगा कौन? अब इंडियन लोग जिसको गवर्नर जनरल बना दें उस पे करेगा। तो गवर्नर जनरल क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हमने माउंट बैटन साहब को बना रखा था, तो ये अपॉइंट कर रहे थे। अब आओ, पहले अंग्रेज अपने आप को बोलते थे कि हम ही हैं इंडिपेंडेंट एम्परर ऑफ इंडिया, बोला अब हम नहीं रहे। It dropped the title of Emperor of India and from the royal titles of the King of the England. It discontinued the appointment of civil servant and reservation of the post by Secretary of State. तो जो पहले आईएएस ऑफिसर सिविल सर्वेंट अपॉइंट कर रहे थे, बोला अब हम नहीं करेंगे, आप अपने आप देखिए। द मेंबर ऑफ सिविल सर्विस अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट दे वर इंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम फ्रेम। तो जो अपॉइंट हो गए वो अपॉइंट हो गए, पहले जो हमने अपॉइंटमेंट की थी वो वैसे ही रहेंगे, जब तक नया एक्ट नहीं आ जाता नए अब हम अपॉइंट नहीं करेंगे। लाउड फास्ट Bentham became the first Governor General of new Dominion of India. He saw in Jawaharlal Nehru as first Prime Minister of Independent India. तो भारत जब आजाद हुआ तो उसका पहला प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। And the Constitutional Assembly formed in 1946 and became the Parliament of the Dominion ऑफ इंडिया। तो हमारे यहां एक असेंबली बन गई जिसके दो काम थे, जब तक देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए उसके लिए एक्ट बनाना और भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना।
तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनी वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और इस बीच में क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई एक्ट पास करना है तो उसके लिए भी वो बनी। तो एक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और एक्ट पास करने के लिए, ये उसके दो काम थे। प्लस एक गवर्नमेंट बनी जो अब पूरा काम देखेगी, जिसका हेड बने नेहरू साहब। ये बात आपको समझ में आ गई। He reinstated the oath of office to Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of India. The Constitutional Assembly was formed in 1946 to accept the Parliament of Independence of Indian. तो ये बात आपकी 47 से भी समझ में आ गई। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था। अब जरा हम एक दो सवाल इसके देख लेते हैं, इस एक्ट के प्रोविजन के भी और इसके भी आपसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कुछ प्रीलिम्स के एक दो सवाल देखते हैं जो कि आपकी क्लास में कंप्लीटनेस आ जाए, जो भी आपने रिवाइज किया है। देखो, आपने अभी एक एक्ट किया, कौन सा, कि जीओआई का एक्ट 1935, एबॉलिशमेंट ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस एंड इंडक्शन एट द सेंटर। तो ये बताना है क्या ये सही है या गलत है। Establishment of All India Federation, residue power given to the Federal Legislature। हमने 1935 के अभी प्रोविजन देखे थे, जहां भारत को ऑल इंडिया फेडरेशन करना, लिमिटेड वोटिंग के राइट्स देना, सिखों को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियन को, वुमेन को क्या देना, कम्युनल राइट्स देना, भारत में आरबीआई फेडरल कोर्ट बनना, रेजिड्यू पावर के बारे में सोचिए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। रेजिड्यू पावर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए। रेजिड्यू पावर्स वाज गिवन टू, रेजिड्यू पावर गिवन टू वॉयसराय। तीन लिस्ट आपने देखी थी, तीन लिस्ट के बाद जो काम बचेगा वो वॉयसराय उसको देखेगा। तो तीन घटा दो, आंसर बनेगा 1 एंड 2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ लेवल ऑफ विच एक्ट। डायरकी प्रोविंशियल लेवल पर सबसे पहले कब आई? तो बच्चों आपको पता है डायरकी सबसे पहले आई एक्ट ऑफ 1919। कब आई सबसे पहले? 1919 में सबसे पहले डायरकी आई। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। सब सेंटर में डायरकी कब आई? 1935। डायरकी का मतलब क्या होता है? लिस्ट का बटना, इसको डायरकी कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। It introduced diarchy at the central level. A. It introduced the establishment of Public Service Commission. It separated provincial budget from the central budget. देख सकते हैं सवाल, आप सोचिए इसके बारे में। तो बेटा आंसर देखते हैं इसका। सोल्यूशन इसका बी है। डायरकी एट द सेंट्रल लेवल वाज प्रपोज्ड इन 1935 एक्ट। ये ठीक है, बजट और ये इसमें पास किए गए, ये पिछले लेक्चर में आपने देखा है। ये वाला सवाल देखिए। एक्ट ऑफ
1858, transfer the power of company into Crown. Indian Council Act introduced the element of election for the first time. Charter Act 1935 made the Governor General of Bengal to the Governor General of India. कितने पेयर सही से सुमेलित हैं? इसका आंसर बनेगा बेटा 2 पेयर्स। कितने पेयर्स? 2। ये सही है और ये सही नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल इंडिया बना 1833 में, जहां पूरी तरीके से विलियम बेंटिक को सेंट्रलाइज कर दी गई पावर। Which one of the following is not the feature of GOI Act of 1935? आज ही देखा है आपने, डायरकी एट द सेंटर एट द एज वेल एज द प्रोविंस, अ बाइकैमरिकल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन। ये सवाल गलत है बेटा। डायरकी एक जगह खत्म हुई थी प्रोविंस में और दूसरी जगह इंट्रोड्यूस। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपने देखे। अगर ये आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं पीटी कम मेंस का, तो हमारा ये बैच 3,000 रुपए में अवेलेबल है, लेकिन अभी हम लोग छूट दे रहे हैं 2,000 रुपए में ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। खाली आप प्रीलिम्स की क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो 1,000 रुपीज में बैच अवेलेबल है। तो आप पूरा बैच का लाभ उठाइए। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 27 की तैयारी कर रहे हैं, 28 की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के आपको क्वेश्चन चाहिए, मेंस के आपको आंसर चाहिए, या इंटरव्यू आपको देना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम पूरी क्लास बता देंगे कि आपको कहां से क्या पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन इसको आज हम देख लेते हैं। डिस्कस द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया आफ्टर 1858 एंड देयर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। 1858 के बाद भारत के संवैधानिक विकास और समाज में उसकी राजनीति पर चर्चा की कि 1958 के बाद कैसा आया। तो आपको पता ही है कि सोसाइटी पर कॉलोनियल रूल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, फिर राजा ने सत्ता दे दी और इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। तो थोड़ा थोड़ा सभी एक्ट के बारे में आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सारे एक्ट्स के बारे में आप बता देंगे। क्या करेंगे, सारे के सारे एक्ट के बारे में बता देंगे। द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आफ्टर इन इंडिया आफ्टर 1858 mark a gradual and significant shift from absolute colonial rule and self-governing independent nation. These dependent nations are response to the growing nationalist movement and had a profound impact on Indian society and politics. Major constitutional development: Government of India Act 1858, following the report, इस एक्ट ने ट्रांसफर कर दी पावर किसको, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश क्राउन को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया, 15 मंथ की काउंसिल बना दी, वॉयसराय बना दिया और रूल आ गया। इस एक्ट से क्या हुआ, 1861, 1892, 1909 से इंडियन रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ा। क्या बढ़ा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इंडियन रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ा। 1861 के एक्ट से क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले आया और कैबिनेट गवर्नमेंट नजर आ रही। 1892 के एक्ट से क्या हुआ, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल आई, पावर डिस्कस हुई। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, साइज थोड़ा सा और बढ़ा,
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ बेटा। 1919 के एक्ट से क्या हुआ, मॉन्टेस्क्यू में डुअल रूल आया, रिजर्व लिस्ट बनी, ट्रांसफर एजुकेशन आई, और बायकैमरिकल लेजिस्लेचर आया सेंटर के अंदर। 1935 के एक्ट से क्या हुआ, प्रोविंस पूरी तरीके से आजाद हो गए, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई, पूरे तरीके से 3 लिस्ट बनाकर क्या हुआ, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हुआ जो आपने देखा, फेडरल कोड और आरबीआई बने जो कि फ्यूचर में जाके होंगे। और इन एक्ट से 1947 के एक्ट से इंडिया पूरी तरीके से आजाद हो गया। इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड पुलिस, इस पर क्या इंपैक्ट होगा बेटा। आज का जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको इंडिया का नजर आता है, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल काउंसिल है, पोर्टफोलियो सिस्टम है, या इलेक्शन है, ये पूरे का पूरा सिस्टम ब्रिटेन की ही देन है। तो धीरे धीरे हम विकास के क्रम में उनसे सीख रहे थे। जब वो हमको पावर नहीं दे रहे थे तो हमारे यहां मांग उठी, स्वराज की मांग हुई, डोमिनियन स्टेटस की मांग हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हुई। धीरे धीरे जब वो हमको लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन देते जा रहे थे, पावर ग्रांट कर रहे थे, तो इससे ब्रिटिश रिफॉर्म हुए, सेल्फ रूल आई। ये एक्ट बहुत घटिया था। 1909 इसने भारत में क्या किया, कम्युनलाइज पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया, भारत की सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी मुस्लिमों की आगे बढ़ाई, टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया। 1935 का एक्ट बड़ा रिमार्केबल एक्ट था। इसने फेडरल स्ट्रक्चर जो आज है हमारा वो लाया, 3 टायर सिस्टम लाया, डिवीजन ऑफ पावर लाया, फेडरल कोर्ट लाया, आरबीआई लाया, जिसका भारत में आज आप को देखते हैं। सोसाइटी धीरे धीरे इन एक्टों के माध्यम से क्या होती गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अवेयर होती चली गई। हमारे 1884 में जो प्रबुद्ध लोग थे जिनको थोड़ा कम ज्ञान था, वो अवेयर होकर कहां तक पहुंच गए, वह अवेयर होकर आगे तक पहुंच। और भारत में एक वाइब्रेंट क्लास इसमें आ गई, क्या आ गई, वाइब्रेंट क्लास इसमें आ गई, और जिससे पूरा भारत एक हुआ और भारत का सोशल फैब्रिक आगे बढ़ गया। अब इस तरह का सवाल आप तभी कर पाओगे जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, और आप अच्छे से पढ़ाई करो, यही हमारी वो है, और पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत आनंद में रहिए, पढ़िए, जन लगा के पीटी के क्वेश्चन कीजिए, मेंस के क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।